कहानी किस्मत की साल 1973 की ऐसी फिल्म है जिसमें एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह एक पल में बदल जाती है। यही सबसे बड़ी बात है। ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं है, इसमें ईमानदारी, प्यार, भरोसा, परिवार, किस्मत और इंसान की पहचान जैसी पहलुओं को साथ लेकर कहानी आगे बढ़ती है। धर्मेंद्र ने अजीत शर्मा का किरदार निभाया है और उन्होंने इस रोल में बहुत अच्छा काम किया है। रेखा फिल्म की हीरोइन है और अजीत खान एक मजबूत विलेन के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म की शुरुआत किसी खुशहाल माहौल से नहीं होती। शुरुआत से ही हमें पता चल जाता है कि शर्मा की जिंदगी आसान नहीं है। उसका पिता एक चोर और खुद अजीत भी उसी रास्ते पर चल रहा है। बचपन से उसने यही देखा है कि चोरी करके पैसा कमाया जाता है, इसलिए उसे भी सही और गलत का फर्क समझने का मौका ही नहीं मिला। एक रात अजीत और उसका पिता चोरी करने जाते हैं। सब कुछ ठीक चला होता है, लेकिन अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। भागने की कोशिश होती है। इसी दौरान गोली चलती है और अजीत के पिता को गोली लग जाती है। वह वहीं गिर जाता है। अजीत बचने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। कोर्ट में केस चलता है और अजीत को 2 साल की जेल की सजा हो जाती है। यहीं से फिल्म का पहला बड़ा मोड़ शुरू होता है। जेल के अंदर अजीत बहुत कुछ सोचता है। उसे महसूस होने लगता है कि गलत रास्ता कभी इंसान को खुशी नहीं देता। उसने अपने पिता को खो दिया। विंस खुद जेल पहुंच गया और परिवार की इज्जत भी खत्म हो गई। वह फैसला करता है कि जेल से बाहर निकलने के बाद अब कभी अपराध नहीं करेगा। 2 साल बाद अजीत जेल से बाहर आता है। अब वह पूरी तरह बदल चुका है। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि वह मेहनत करके इज्जत की जिंदगी जिए। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होती है। समाज किसी अपराधी को इतनी आसानी से दूसरा मौका नहीं देता। अजीत जहां भी नौकरी मांगने जाता है, लोग उसका पिछला रिकॉर्ड देखकर मना कर देते हैं। कोई कहता है हमें चोर पर भरोसा नहीं है। कोई कहता है आज चोरी नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। हर जगह उसे सिर्फ अपमान मिलता है। अजीत समझ जाता है कि जेल की सजा खत्म हो सकती है, लेकिन लोगों की नजरों में लगी सजा बहुत देर तक रहती है। धीरे धीरे उसके पास पैसे भी खत्म होने लगते हैं। घर की हालत पहले से ही कमजोर है। वह चाहता है कि माँ और परिवार को अच्छी जिंदगी दे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक दिन वह एक कुश्ती का मुकाबला देखता है। वह खुद भी पहलवान जैसा मजबूत होता है। लोग उसे मुकाबले में उतरने के लिए कहते हैं। अजीत तैयार हो जाता है। सामने वाला पहलवान काफी ताकतवर होता है। दोनों के बीच जोरदार मुकाबला होता है। आखिर में अजीत अपनी ताकत और हिम्मत से जीत जाता है। इनाम में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। बहुत दिनों बाद उसके हाथ में ईमानदारी से कमाए हुए पैसे आते हैं। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। वह सोचता है कि अब घर के लिए जरूरी सामान खरीदेगा। बाजार जाकर वह की चीजें खरीदता है। उन्हीं में एक स्कूल बैग भी होता है। उसे क्या पता कि बैग आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। घर पहुंचकर सब लोग सामान देखने लगते हैं। जब बैग खोला जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। उसके अंदर नोटों की गड्डियां भरी होती है। इतने सारे पैसे देखकर पूरा परिवार चौंक जाता है। कोई भी विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसा कैसे हो गया। सबसे पहले शक अजीत पर ही जाता है। घर वाले सोचते हैं उसने फिर चोरी शुरू कर दी है। माँ बहुत दुखी हो जाती है। वह कहती है मैंने सोचा था तू बदल गया है, लेकिन तू फिर उसी रास्ते पर लौट आया। अजीत बार बार समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे खुद नहीं पता कि ये पैसे बैग में कैसे आए, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। उसके अपने लोग भी उस पर भरोसा नहीं करते। यही फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है। जब पूरा समाज इंसान पर शक करे तब दर्द होता है, लेकिन जब अपना परिवार भी भरोसा छोड़ दे तब इंसान अंदर से टूट जाता है। अजीत बैग को ध्यान से देखता है। उसे महसूस होता है कि दुकान में शायद गलती से बैग बदल गया होगा। वह फैसला करता है कि वह असली मालिक को ढूंढकर पैसे वापस करेगा। काफी कोशिशों के बाद उसे पता चलता है कि यह पैसा एक बहुत बड़े और सम्मानित व्यापारी प्रेमचंद का है। अजीत सीधे उनके घर पहुंचता है। वह बिना किसी लालच के पूरा बैग उनके सामने रख देता है। प्रेमचंद पहले तो हैरान रह जाते हैं। इतने पैसे वापस करने वाला इंसान आज के समय में मिलना मुश्किल है। वह अजीत से पूछते हैं तुम चाहो तो ये पैसे लेकर कहीं भी जा सकते थे, फिर वापस क्यों लाए? अजीत बहुत शांत होकर जवाब देता है मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, अब मैं सिर्फ ईमानदारी से जीना चाहता हूं। यह जवाब प्रेमचंद के दिल को छू जाता है। उन्हें महसूस होता है कि सामने खड़ा आदमी पहले चाहे जैसा रहा हो दंस, लेकिन अब सच में बदल चुका है। यहीं से अजीत की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। प्रेमचंद उसे अपनी कंपनी में अच्छी नौकरी दे देते हैं। पहली बार अजीत कोलकाता है कि मेहनत और ईमानदारी का फलसफा में मिलता है। घर वाले भी धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगते हैं।
अजीत के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी सही रास्ते पर चलने लगी है। उसी दौरान उसकी मुलाकात प्रेमचंद की बेटी रेखा से होती है। शुरुआत में दोनों की मुलाकात बिल्कुल सामान्य होती है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है। रेखा को अजीत की सादगी और ईमानदारी पसंद आने लगती है। अजीत भी रेखा की साफ साफ सोच और अच्छे अच्छे स्वभाव से प्रभावित होता है। दोनों के यही दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। दोनों को लगता है कि अब जिंदगी ने उन्हें एक नया मौका दिया है। अजीत सोचता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह रेखा से शादी करेगा और एक नई जिंदगी शुरू करेगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि किस्मत अभी उसके लिए एक और बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाली है। अजीत और रेखा का रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत होने लगता है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। उनके बीच दिखावटी प्यार नहीं है। दोनों एक दूसरे के स्वभाव को पसंद करते हैं। रेखा जानती है कि अजीत का अतीत अच्छा नहीं रहा, लेकिन वह यह भी देखती है कि अब वह पूरी तरह बदल चुका है। उसके अंदर ईमानदारी है, मेहनत करने की इच्छा है और सम्मान के साथ जीने का सपना है। प्रेमचंद भी अजीत के काम से बहुत खुश रहते हैं। जिस जिम्मेदारी से अजीत अपना काम करता है, उसे देखकर उन्हें लगता है कि उन्होंने सही आदमी पर भरोसा किया है। धीरे धीरे वह उसे अपने सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में गिनने लगते हैं। घर में भी अब माहौल बदल चुका है। जो परिवार पहले अजीत पर शक करता था, वही उस पर गर्व करने लगा है। उसकी मां खुश रहती है कि उसका बेटा आखिर सही रास्ते पर आ गया। अजीत भी पूरी कोशिश करता है कि अब कभी ऐसा कोई काम न करे जिससे परिवार का सिर झुके। फिल्म के इस हिस्से में दर्शकों को लगता है कि अब कहानी खुशहाल दिशा में जाएगी, लेकिन यही वह समय है जब किस्मत फिर से अजीत की परीक्षा लेना शुरू करती है। एक दिन अचानक एक अनजान औरत प्रेमचंद के घर पहुंचती है। वह सबके सामने बहुत बड़ा दावा करती है। वह कहती, अजीत मेरा पति है। इतना ही नहीं, वह अपने साथ एक छोटे बच्चे को भी लेकर आती है और कहती है कि यह बच्चा अजीत का बेटा है। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रेमचंद का चेहरा भी बदल जाता है। अजीत खुद कुछ पल के लिए समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। वह तुरंत उस औरत की बात का विरोध करता है। वह साफ कहता है, मैं इस औरत को जानता तक नहीं हूं। लेकिन वह औरत लगातार यही कहती रहती है कि अजीत झूठ बोल रहा है, उसके पास बच्चा भी है। इसलिए लोगों को उसकी बात सच लगने लगती है। रेखा के मन में भी सवाल उठने लगते हैं। वह सोचती है कि अजीत ने उससे कोई बात छुपाई तो नहीं। अजीत बार बार समझाता है कि यह सब झूठ है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। यहीं से उसकी जिंदगी फिर बिखर लगती है। अभी यह मामला खत्म भी नहीं होता कि पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस अजीत को गिरफ्तार कर लेती है। इस बार आरोप पहले से भी ज्यादा गंभीर होता है। पुलिस कहती है कि एक आदमी जिसका नाम करमचंद है, उसकी हत्या हुई है और इस हत्या का मुख्य आरोपी अजीत है। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। अजीत खुद भी हैरान रह जाता है। वह कहता है, मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत होते हैं जिनकी वजह से वह उसे अपने साथ ले जाती है। प्रेमचंद को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस आदमी पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही अब हत्या के मामले में गिरफ्तार हो गया। उनके मन में शक पैदा हो जाता है। वह तुरंत अजीत को नौकरी से निकाल देते हैं। रेखा बहुत दुखी होती है। उसका दिल कहता है कि अजीत निर्दोष है, लेकिन सामने जो हालात हैं उन्हें देखकर वह भी पूरी तरह कुछ नहीं कह पाती। अजीत का परिवार भी टूट जाता है। मां फिर से रोने लगती है। उसे लगता है कि किस्मत ने उसके बेटे को कभी चैन से जीने ही नहीं दिया। अजीत जेल पहुंच जाता है। इस बार उसकी हालत पहले जैसी नहीं है। पहली बार वह अपराधी था और सजा मिली थी, लेकिन इस बार वह खुद को पूरी तरह बेगुनाह मानता है। उसके लिए सबसे बड़ा दर्द हनी है कि वह सबसे बड़ा दर्द है कि जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया, वे भी अब उससे दूर हो गए हैं। वह बार बार सोचता है कि आखिर यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। क्या सचमुच किस्मत उसका पीछा नहीं छोड़ रही? क्या कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा है, या फिर यह सब सिर्फ एक संयोग है? धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि कोई साधारण मामला नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जिस औरत ने खुद को उसकी पत्नी बताया, उसका अचानक आना, फिर उसी समय हत्या का आरोप लगना, इन दोनों घटनाओं का एक साथ होना किसी योजना का हिस्सा लगता है। अजीत फैसला करता है कि वह हार नहीं मानेगा। अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है तो वह सच सामने लाकर रहेगा। उधर रेखा भी अंदर से परेशान है। वह अजीत को भूल नहीं पा रही। उसे याद आता है कि जिस आदमी ने लाखों रुपए बिना लालच के वापस कर दिए, क्या वही आदमी किसी की हत्या कर सकता है? उसके मन में बार बार यही सवाल आता है। वह अपने पिता से भी कहती है कि शायद अजीत को फंसाया गया है, लेकिन प्रेमचंद अब पहले जितना भरोसा नहीं कर पा रहे।
उनका कहना है कि जब तक सच सामने नहीं आता तब तक किसी पर विश्वास करना मुश्किल है। फिल्म का यह हिस्सा सस्पेंस को और मजबूत बना देता है। दर्शक भी सोचने लगते हैं कि आखिर वह औरत कौन है, उस बच्चे का सच क्या है, करमचंद की हत्या किसने की, और सबसे बड़ी बात, अजीत को फंसाने के पीछे किसका हाथ है। यहीं से कहानी एक साधारण प्रेम कहानी से निकलकर एक रहस्य और अपराध की कहानी बन जाती है। अजीत के सामने अब सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने की चुनौती नहीं है, उसे अपनी इज्जत, अपना प्यार, अपनी नौकरी और अपने पूरे भविष्य को बचाना है। हर तरफ से हालात उसके खिलाफ है। कानून भी उसी पर शक कर रहा है, समाज भी उसी को अपराधी मान रहा है। लेकिन अजीत का विश्वास अभी भी टूटा ही है। उसे यकीन है कि सच देर से सही लेकिन एक दिन जरूर सामने आएगा। कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाती है। अजीत जेल में है लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसे पूरा विश्वास है कि जिसने ये साजिश रची है वह ज्यादा दिनों तक सच नहीं छिपा पाएगा। वह हर छोटी बड़ी बात को याद करने की कोशिश करता है। उसे समझ आने लगता है कि उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं वे अचानक नहीं बने। किसी ने पहले से पूरी योजना बनाकर उसे फंसाया है। उधर रेखा भी चैन से नहीं बैठती। उसका दिल बार बार यही कहता है कि अजीत निर्दोष है। वह अपने पिता प्रेमचंद से कहती है कि जिस इंसान ने लाखों रुपए बिना किसी लालच के वापस कर दिए वह हत्या जैसा अपराध नहीं कर सकता। शुरुआत में प्रेमचंद उसकी बात नहीं मानते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। रेखा खुद सच्चाई जानने की कोशिश करती है। वह उन लोगों से मिलती है जो अजीत के साथ काम करते थे। वह उस महिला के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है जिसने खुद को अजीत की पत्नी बताया था। जितनी जांच आगे बढ़ती है उतना ही साफ होता जाता है कि वह महिला किसी के कहने पर यह झूठ बोल रही थी। दूसरी तरफ पुलिस भी हत्या के मामले की जांच जारी रखती है। शुरुआत में उन्हें पूरा भरोसा था कि अजीत ही अपराधी है, लेकिन कुछ नए सबूत मिलने के बाद उनकी सोच बदलने लगती है। कई गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। कुछ लोगों की बातें बदल जाती हैं। इससे पुलिस को भी शक होने लगता है कि असली अपराधी कोई और है। यहीं पर फिल्म में विलेन की असली चाल सामने आने लगती है। जिन लोगों को अजीत ने कभी अपना दुश्मन नहीं समझा था वही उसके खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं। उनका मकसद सिर्फ उसे जेल भेजना नहीं था, वे चाहते थे कि उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाए, प्रेमचंद का भरोसा टूट जाए और रेखा उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। अजीत को धीरे धीरे पूरी साजिश का अंदाजा हो जाता है। अगर वह चुप बैठा रहा तो शायद उसे मौत की सजा भी हो सकती है। इसलिए वह अपने वकील और पुलिस की मदद से हर सबूत की जांच करवाता है। फिल्म का सस्पेंस इसी बात पर टिका रहता है कि आखिर करमचंद का असली कातिल कौन है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक एक करके सारे राज खुलने लगते हैं। झूठ बोलने वाले लोगों की पोल खुल जाती है। वह महिला भी आखिरकार सच बोल देती है कि उसे पैसे देकर अजीत के खिलाफ बयान देने के लिए कहा गया था। उसने भी अजीत से शादी नहीं थी और बच्चा भी उसका नहीं था। यह सुनकर अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब मामला पूरी तरह बदल जाता है। पुलिस असली अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश तेज कर देती है। अजीत भी पीछे नहीं हटता, खुद लोगों का सामना करता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। इसके बाद फिल्म में कई रोमांचक घटनाएं होती हैं। पीछा करना, लड़ाई, भागते हुए अपराधी और पुलिस की कार्रवाई, इन सब के बीच कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। धर्मेंद्र का एक्शन यहाँ काफी प्रभावशाली लगता है। उस समय की फिल्मों के हिसाब से लड़ाई वाले दृश्य अच्छे बनाए गए हैं। अजीत सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने हौसले से भी दुश्मनों का सामना करता है। आखिरकार असली हत्यारा कानून के सामने आ जाता है। सारे झूठे आरोप खत्म हो जाते हैं। अदालत अजीत को पूरी तरह निर्दोष घोषित कर देती है। जिस इंसान को कुछ समय पहले सब अपराधी समझ रहे थे वही अब सम्मान के साथ सबके सामने खड़ा होता है। प्रेमचंद को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें दुख होता है कि उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने अजीत पर शक किया। वह उससे माफी मांगते हैं और दोबारा उसे अपनाते हैं। रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे यकीन था कि सच जरूर जीतेगा और आखिर वही होता है। अजीत का परिवार भी फिर से एक हो जाता है। उसकी मां की आंखों में इस बार दुख के नहीं खुशी के आंसू होते हैं। फिल्म का अंत यह संदेश देता है कि इंसान की जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी आए, अगर वह ईमानदारी और हिम्मत नहीं छोड़ता तो आखिर में जीत उसी की होती है। अगर अभिनय की बात करें तो धर्मेंद्र पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है
उन्होंने अजीत के किरदार में गुस्सा, दर्द, प्यार, बेबसी और आत्मविश्वास हर भावना को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। जब उन पर झूठे आरोप लगते हैं तब उनका दर्द साफ महसूस होता है, और जब वह सच के लिए लड़ते हैं तब उनका आत्मविश्वास दर्शकों को प्रभावित करता है। रेखा ने भी अपने किरदार को सादगी से निभाया है। उनका अभिनय शांत है लेकिन प्रभावशाली है। वह सिर्फ एक प्रेमिका बनकर नहीं रहती, बल्कि मुश्किल समय में अजीत पर भरोसा करने वाली मजबूत महिला के रूप में भी दिखाई देती है। अजीत ने विलेन के रूप में हमेशा की तरह हदमंदार अभिनय किया है। उनकी मौजूदगी कहानी में तनाव बनाए रखती है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत फिल्म की एक और बड़ी खूबी है। गाने मधुर हैं और कहानी के साथ अच्छे से जुड़ते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सस्पेंस और भाव को मजबूत बनाता है। निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी ने कहानी को मनोरंजन और रहस्य के साथ आगे बढ़ाया है। फिल्म में एक्शंस, परिवार और सस्पेंस का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। हालांकि फिल्म पूरी तरह बिना कमियों के नहीं है। कुछ जगह कहानी थोड़ी लंबी लगती है, कुछ घटनाएं संयोग पर ज्यादा निर्भर दिखाई देती हैं। अदालत और जांच वाले हिस्से को थोड़ा और मजबूत बनाया जा सकता था। कुछ सहायक किरदारों को भी अधिक गहराई मिलती तो कहानी और प्रभावशाली बन सकती थी। फिर भी कमियां फिल्म के मनोरंजन को ज्यादा नुकसान ही पहुंचाती। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो सबसे बड़ी ताकत इसकी रोचक कहानी, धर्मेंद्र का शानदार अभिनय, अच्छा संगीत, भावनात्मक दृश्य और अंत तक बनाए रखा गया सस्पेंस है। फिल्म यह भी दिखाती है कि समाज किसी इंसान के अतीत को जल्दी नहीं भूलता, लेकिन अगर इंसान खुद सही रास्ते पर डटा रहे तो एक दिन सच जरूर सामने आता है। कमियों की बात करें तो कुछ हिस्से धीमे लगते हैं, कुछ मोड़ों का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है और कुछ किरदारों को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था। कुल मिलाकर कहानी किस्मत की एक मनोरंजक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसमें रोमांस, रहस्य, एक्शन और भावनाएं सभी मौजूद हैं। धर्मेंद्र का प्रभावशाली अभिनय, रेखा की सादगी, मजबूत संगीत और दिलचस्प कहानी इस फिल्म को 1970 के दशक की यादगार फिल्मों में शामिल करते हैं। आज भी अगर कोई पुरानी हिंदी फिल्में पसंद करता है तो यह फिल्म उसे शुरू से अंत तक बांधे रखने की पूरी क्षमता रखती है।